हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन नरवाल क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई क्वेश्चन नरवाल। आज हम करने वाले हैं राइटिंग सेक्शन की पहली वीडियो, जो है लेटर राइटिंग। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो जो बच्चे लिटरेचर पार्ट में फंसे हुए हैं ना, उनको फंसे रहने दो। अगर है ना, पहले वो चीज़ करेंगे जो ज़्यादा मार्क्स की आएगी, ठीक है, और ज़्यादा बेनिफिट करेगी हमें, और एक ही वीडियो में जो हमें इस तरीके से समझ में आ जाएगी कि पेपर में उसका क्वेश्चन गलत होने वाला है ही नहीं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आ रहा है कि सर डाउनलोड नहीं हो रहा, फ्री कंटेंट नहीं दिख रहा है, नोट्स कैसे मैं देखूँ। ठीक है, उसका मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आप अगर हमारी ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं, देखो ये जो क्लास है ना, इसकी सारी जितनी भी क्लासेस मैंने ली हैं, सारे के सारे क्लास नोट्स है ना, ऐप के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, और हर एक टॉपिक पे एक एक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, चलिए अगर बात करें ना, तो क्वेश्चन नरवाल क्लासेस सर्च करो प्ले स्टोर पे जाके, या एप्स जो आईफोन के ऊपर होता है आई स्टोर पे जाके। अगर आईफोन से कर रहे हैं तो उसका कोड होगा XFCCG, ये इंस्टीट्यूट कोड है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नरवाल क्लासेस का। इससे जब लॉगिन करोगे ना, ये कोड डालोगे, तो क्वेश्चन नरवाल क्लासेस आपकी आई स्टोर में भी खुल जाएगी। गूगल स्टोर में डायरेक्टली क्वेश्चन नरवाल क्लासेस जाइए, इंस्टॉल करिए, 5 स्टार रेटिंग दीजिए। 5 स्टार रेटिंग आपको देनी ही है अगर आप चाहते हैं कि फ्री नोट्स आपको मिलते रहें। ठीक है, अपना नंबर डालिए, नंबर डालने के बाद अब OTP आएगा, ये स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पे अपना नाम डालिए, नाम डालने के बाद आपको 2 कोर्स दिखाई देंगे। पहला कोर्स है आपका ट्रिक इंग्लिश, जिसका प्राइस रखा गया है, इस बुक का प्राइस है ये, इसके अंदर बुक है भाई। वो बुक आप यूजफुल, कितनी आपके लिए यूजफुल है, क्विक रिवीजन के लिए, इससे अच्छी बुक मैं नहीं मानता पूरी मार्केट में कोई है। ठीक है, मेरी है इसलिए नहीं है क्योंकि ओके टेस्टेड है, इसलिए है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास नहीं देखी ना, तो मैंने क्लास थ्री में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे क्वेश्चन डायरेक्टली इससे उठ के आ जाते हैं। ठीक है, वहां पे जाके देख सकते हो HSSC प्रीवियस ईयर में। दूसरा कोर्स आपको दिखाई देगा क्वेश्चन नरवाल क्लासेस पे, HSSC TGT इंग्लिश टेस्ट सीरीज। अब ये टेस्ट सीरीज पे रेट दे रखा होगा 499। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना, आपको रेट दिख रहा होगा नीचे, वो टैक्स है आपका, टैक्स मिला के 512 रुपये दिखाई देगा नीचे। नहीं, वो 512 रुपये नीचे दिखाई देगा। वो आपको खरीदने के बाद जो आपका पेड टेस्ट है ना, वो आप अवेल कर सकते हैं। उसको जैसे ही आप जाएंगे ना, एक तो ओवरव्यू दिखाई देगा, दूसरा चीज दिखाई देगी कंटेंट पे जाइए। अगर आपको फ्री पीडीएफ से आपको पढ़ना है, जितने भी आपके लिटरेचर, जितने भी आपके 50% वेटेज का सेक्शन है ना, मैंने उसके सभी के फोल्डर बना रखे हैं। लिटरेचर का हो गया, फोनेटिक्स का हो गया, वोकेबलरी का हो गया, फिगर ऑफ स्पीच का हो गया, राइटिंग का हो गया, ग्रामर का हो गया। टॉपिक वाइज सभी में टेस्ट होंगे। ठीक है, सभी के अंदर देखो ये फ्री कंटेंट दे रखा है, वो सारे के सारे आपको नोट्स हैं। जैसे ही आप फोल्डर के अंदर जाओगे, ऐसे आपको पीडीएफ दिखाई देंगे, आप इजीली उस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। नीचे फोल्डर होगा टेस्ट का। अब जैसे ही टेस्ट का फोल्डर खोलेंगे ना, तो पहला जो टेस्ट होगा ना, वो आपको मिलेगा फ्री। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, और बाकी जो होंगे वो होंगे आपके पेड। इस फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट से ही पता चल जाएगा कि टेस्ट सीरीज किस लेवल की है और आपके एग्जाम के लेवल की है या नहीं है। अगर आप पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद आपको यही नहीं पता चल रहा है कि लेटर राइटिंग के MCQ कैसे आएंगे, ठीक है, फिगर स्पीच के MCQ कैसे आएंगे, भाई सिनोनिम एंटोनिम के कैसे आएंगे, अगर आपको पूरा दिन पढ़ के और आपको प्रैक्टिस करनी है, देखो मैं कहता हूँ 10 घंटे पढ़ो तो 2.5 घंटे उसमें से प्रैक्टिस करो। ठीक है, 2.5 घंटे सिर्फ कम से कम प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस कहाँ करनी है भाई, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई 4 किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है, अलग अलग एक ही टेस्ट सीरीज खरीद लो। इसमें है ना, मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ आपको, और हर एक टॉपिक के ऊपर 4 से 5 टेस्ट होंगे। हर एक टेस्ट के अंदर 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, और साथ में हर एक टॉपिक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के फाइल पक्का होगी। जैसे कि फिगर ऑफ स्पीच में 80 क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, अगर ये फिगर ऑफ स्पीच के प्रीवियस ईयर कर लिए ना, तब भी आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 80 क्वेश्चन एक टॉपिक में बहुत ज्यादा होते हैं, और मैंने तो आपको 200 प्लस दे दिए हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप खरीदना चाहते तो खरीदिए, नहीं तो पीडीएफ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए और अपना काम करिए। चलिए लेटर राइटिंग की मैं बात करता हूँ। लेटर राइटिंग की शुरुआत करते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ भाई माइक चल रहा है या नहीं चल रहा, क्योंकि मैं तीसरी बार ये वीडियो बना रहा हूँ।
चलिए शुरुआत करते हैं अपनी लेटर राइटिंग की। यहाँ पे लेटर राइटिंग में देखो, लेटर राइटिंग है ना बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में दो ही चीजें आएंगी, या तो आएगी लेटर राइटिंग के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, या आएंगे रिपोर्ट राइटिंग के क्वेश्चन ज्यादा। ठीक है, अब है ना ये जो सोर्सेस होते हैं ना, बहुत सारी बुक में लेटर राइटिंग दे रखी होगी, बहुत अलग, दो चार किताबें लेके आओ मार्केट से आप राइटिंग सेक्शन के, चारों किताबों में फॉर्मेट जो होंगे ना वो अलग अलग दे रखे होंगे। ये बड़े ही कंफ्यूज करते हैं जो राइटर्स होते हैं। देखो मेरे भाई, अगर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तो एक ही सोर्स होना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को करने का, वो है एनसीईआरटी या कोई स्टेट बोर्ड की सीआरटी जो बुक होती है, जैसे आरएससीआरटी होती है राजस्थान की। ठीक है, हरियाणा तो एनसीईआरटी को फॉलो करता है। ठीक है, तो आपको है ना हमेशा ऐसे सोर्सेस से पढ़ना चाहिए। अगर आपको मान लो ये है ना, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये पहली बार बनेंगे हरियाणा में, सबसे पहली बात उनके ऑप्शंस मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे आने के चांसेस हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहेंगे आंसर के आने के बाद। आप ऐसे सोर्स से पढ़िए कि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो 100% ठीक है। और ऐसा सोर्स क्या होता है, क्योंकि जब वो आपसे ऑब्जेक्शन मांगते हैं ना, तो वो मानते हैं कि रेफरेंस बताओ क्या होगा इसके अंदर, और रेफरेंस सिर्फ वो किसको मानते हैं, एनसीईआरटी से। तो सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ो। और ये मैंने सारी चीजें इसमें ना तो मैंने कुछ घटाया है और ना बढ़ाया है, ये सारा जो मैटर है मैंने एनसीईआरटी को फॉलो करके बनाया है। और आपको इससे ज्यादा तो मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा आज, इस एक वीडियो से आपका 1 नंबर पक्का हो गया 100%। ठीक है, और ना हो वीडियो खत्म होने के बाद तो मुझे बता देना सर कमी रह गई कहीं पे। इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन लेटर राइटिंग पे मुझे नहीं लगता किसी बुक में मिलेगी। इंपॉर्टेंट चैनल होता है बेसिकली, लेटर राइटिंग क्या होता है, प्रिंट मीडिया होता है, प्रिंट मीडिया। ठीक है, मीडिया मतलब एक मीडियम होता है जिसके जरिए हम कम्युनिकेशन करते हैं। और जब प्रिंट रूप में, लिखित रूप में पेपर के का यूज करके हम कम्युनिकेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रिंट मीडिया। ठीक है, दो लोग, अलग अलग लोगों या दो अलग अलग पार्टीज के बीच में होता है। लेटर राइटिंग एक स्किल होती है। देखो स्किल और टैलेंट में क्या फर्क होता है, स्किल और टैलेंट। ठीक है, कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, स्ट्रोंग है, लेकिन उस तगड़ा इंसान के अंदर इतनी ज्यादा स्किल्स हैं कि वो किसी को भी पटक सकता है। फॉर एग्जांपल रेसलिंग की बात करते हैं, ताकतवर लोग ही रेसलिंग खेलते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरे दूसरे के अंदर भी ताकत उतनी होती है, लेकिन स्किल बताती है कि रेसलिंग में कौन अच्छा है। या मैं सिंगिंग की बात करूं, वॉइस वॉइस बहुत लोगों की अच्छी होती है, लेकिन गाना गाने की जो स्किल है ना वो सिर्फ सिंगर्स के पास होती है। जैसे हमारे द ग्रेट लता मंगेशकर जी, तो लता मंगेशकर जी के पास टैलेंट है, फिर उनके बाद स्किल भी है कि गाने को कैसे गाना है। तो लेटर राइटिंग जो लैंग्वेज के जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, लैंग्वेज के जितने भी पार्ट्स होते हैं सारे स्किल से रिलेटेड होते हैं, टैलेंट से रिलेटेड कुछ नहीं होता। ठीक है, लेटर राइटिंग का जो स्टाइल होना चाहिए वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए और नेचुरल होना चाहिए। बिल्कुल भी है ना घुमा पड़ा चढ़ाकर और हार्ड वर्ड्स का, मुश्किल डिफिकल्ट वर्ड्स का कभी भी लेटर राइटिंग के अंदर यूज नहीं करना चाहिए। और हमें सिर्फ वो ही बातें अपने एड्रेसी को लिखने चाहिए। एड्रेसी कौन होता है, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, यानी कि टू whom वी आर राइटिंग अ लेटर। ठीक है, वो आदमी जिसको हम अपना लेटर लिख रहे हैं ना उसको हम एड्रेसी बोलते हैं। ये डायरेक्टली यही क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो हमें जो भी चीज लिखनी है वो सिंपल लैंग्वेज में लिखनी है, वर्बोज नहीं होना है। वर्बोज का मतलब यानी कि बहुत ज्यादा शब्दों का यूज नहीं करना है, अपना वोकेबलरी रिच आपको नहीं दिखाना है, सिंपल लैंग्वेज का यूज करना है। अनएम्बिगुअस होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो भी आप मैसेज आप अपने लेटर राइटिंग में लिख रहे हैं वो मैसेज आपका क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल है ना साफ साफ होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि राउंड अबाउट मैनर में आप किसी चीज को लिख रहे हैं, घुमा फिरा के बातें आप लिख रहे हैं। कहानी आपको नहीं लिखनी होती है, जो आपको मैसेज कन्वे करना होता है लेटर के अंदर वही आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्दों में लिखना होता है, सिंपल एंड नेचुरल लैंग्वेज में। जितना सिंपल लेटर राइटिंग होता है उतना ही वो इफेक्टिव होगा। अब लेटर राइटिंग के कुछ टाइप्स हैं, उनकी कुछ टोन है। ठीक है, वो टोन कैसी होनी चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लिया जाता है। और ऐसा जो क्वेश्चन है ना, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप क्या करेंगे, हरियाणा के कोविड के अंदर हरियाणा या सीबीएसई के जो भी एग्जाम होते थे ना 10th के और 12th के, उन सभी के अंदर
19 और 20 में एमसीक्यू पूछे गए हैं, वो सारे एमसीक्यू कर लो। लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एडवर्टीजमेंट राइटिंग, सभी के सभी एमसीक्यू वहीं से आएंगे। ये मैं लिख के दे रहा हूँ, वो मैं अपनी टेस्ट सीरीज में भी डालने वाला हूँ। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो मैं तो टेस्ट सीरीज में डालने वाला हूँ ही। साथ में ही किसी भी पेपर में, खासकर आरपीएससी में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे कि मेरे पेपर के अंदर 4 क्वेश्चन आए थे सिर्फ लेटर राइटिंग से। ठीक है, तो आपको टोन देखना है। अगर आप एक फ्रेंड को लेटर लिख रहे हैं तो आपका जो लेटर होना चाहिए वो फेमिलियर होना चाहिए, कि आप उस फ्रेंड को जानते हैं, उसके साथ आपकी बातचीत है। लेटर ऐसे लिखना चाहिए कि है ना, जैसे आप आपके सामने आपका फ्रेंड बैठा है। अगर आप रिलेटिव्स को लिख रहे हैं तो आपके लेटर की टोन अफेक्शनेट होनी चाहिए। अगर आप स्ट्रेंजर्स को लिख रहे हैं तो आपके लेटर की टोन फॉर्मल होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है डेफिनेटली। अगर आप सुपीरियर्स को लिख रहे हैं तो आपकी टोन रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए। अगर आप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को लिख रहे हैं तो आपकी टोन इंप्रेसिव होनी चाहिए, यानी कि आपको आप इंप्रेस करने के लिए लिखते हैं, कोई भी चीज़ बताने के लिए लिखते हैं। फॉर एग्जांपल कोई इन्वेंशन कर दी तो उसके क्या फ़ायदे हैं, वो इंप्रेसिव होना चाहिए। अगर आप किसी की सक्सेस या किसी की भी चीज़ को, जैसे बच्चा पैदा होता है या भाई कोई सक्सेसफुल होता है या कोई प्रमोशन होता है, ऐसा कोई दे रहे हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं, तो लाइवली होना चाहिए। लाइवली यानी कि फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए। बिल्कुल आपको, हाँ, आपको लेटर से झलकना चाहिए कि आप उसकी खुशी में खुश हैं। ठीक है, फुल ऑफ एनर्जी। अगर कंडोलेंस दे रहे हैं तो कंडोलेंस देने के लिए सिंपैथेटिक होना चाहिए। सिंपैथेटिक होना चाहिए, यहाँ पे सिंपैथेटिक का मतलब क्या है, आपको उसके लिए कंडोल करना है, आपको भाव दिखाना है कि आप उसके लिए दुखी हैं। फॉर एग्जांपल ये डेथ पे होता है, लॉस पे ये लेटर लिखे जाते हैं। अब 2 तरह के लेटर हैं आपके, फॉर्मल लेटर हैं और इनफॉर्मल लेटर हैं। फॉर्मल लेटर हमेशा ऑफिशियल बिजनेसेस के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए लिखे जाते हैं। किसको लिखे जाते हैं? पब्लिक बॉडीज को लिखे जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लिखे जाते हैं या एजेंसीज को लिखे जाते हैं। किसके लिए लिखे जाते हैं? जो भी हम पूछना चाहते हैं, कोई भी हमारी रिक्वायरमेंट है हमारी सिविल लाइफ से रिलेटेड, जो हमारे आउटर ऑफिशियल्स जो होते हैं, जो हमारा आउटर इन्वायरमेंट होता है हमारे घर से बाहर। ठीक है, किसी पोस्ट पे कोई बैठा है, उसको हमें उससे कोई जानकारी मांगनी है या हमें उसको कोई प्रपोजल देना है, तो इस तरह के लेटर्स हमें क्या होते हैं? फॉर्मल लेटर्स होते हैं। इनफॉर्मल क्या हो गए? जो हम रिलेटिव्स को लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं और फैमिली को लिखते हैं। सिंपल सी बात है, जो फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करके ही लिखा जाता है, और जो इनफॉर्मल यानी कि नॉन आदमी जो हमारा होगा ना, हमारे रिलेटिव होंगे, लव्ड वंस होंगे, उनको हम इनफॉर्मल लेटर से लिखते हैं। अब ये यहाँ से शुरू होता है आपका रन। रन का मतलब क्या है? यहाँ से क्वेश्चन, हर लाइन से क्वेश्चन बनने वाला है। अब जब फॉर्मल लेटर लिखते हैं ना, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि उसके फॉर्मल लेटर के एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स की बात करूं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके करेक्टरिस्टिक्स से 100% क्वेश्चन आ जाता है, और उसके करेक्टरिस्टिक्स ये होते हैं। जब भी आप किसी ऑफिशियल लेटर, किसी भी ऑफिशियल बॉडी को या किसी भी ऑफिशियल पोस्ट को लेटर लिख रहे हैं, और अगर वो पहली बार लिख रहे हैं, तो 100% आपको उसके अंदर आपका इंट्रोडक्शन देना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं केवीएस में वर्किंग हूँ, अगर मैं केवीएस हेडक्वार्टर को कोई लेटर लिखता हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा कि भाई मैं कौन हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कौन हूँ, मैं किस पोस्ट पे हूँ, मैं किस स्कूल में पोस्टेड हूँ, और मैं किस पोस्ट पे पोस्टेड हूँ। ठीक है, तभी तो वो आपकी जो प्रॉब्लम है वो समझ पाएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट देना पड़ता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आप कौन हो। अगर आपने पहले से ही उसको कोई लेटर लिखा होता है, जैसे कि सेकंड लेटर अगर मैं उनको लिखूंगा, तो मैं रेफरेंस दूंगा कि इस तारीख को इस लेटर नंबर को मैंने आपके पास भेजा था, ये लेटर नंबर मैंने लिखा था। अगर आपको ये लगता है कि आप भेजने वाले हैं, तो लेटर नंबर का आप डेट और मेंशन सारी रेफरेंस नंबर उसका रखेंगे कि किस रेफरेंस पे आपका गया है। तो उसका रेफरेंस आपको देना होता है कि उस दिन मैंने ये लेटर भेजा था, और मैं उसके बाद इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, इंट्रोडक्शन आपने दे चुका है। पर्पस आपको डिफाइन करना चाहिए हमेशा। सब्जेक्ट के अंदर आपने, सब्जेक्ट के अंदर वो चीजें लिखनी चाहिए, किस किस चीज के लिए, किस पर्पस के लिए आपने वो लेटर लिखा है, तो वो सब्जेक्ट के अंदर मेंशन हो जाएगा। जैसे अभी हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर ये चीज अच्छे से पढ़ लेंगे।
आप एड्रेसी का जो भी एड्रेसी यानी कि जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उससे जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चाहते कुछ हैं और लेटर में लिख कुछ और रहे हैं। ठीक है, जैसे कि बिजनेस लेटर्स होते हैं उसके अंदर सप्लाई या डिमांड का जो आपका कॉलम होता है या टेबल बनाते हैं आप लेटर के अंदर, वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए और आपको ये भेजना है और इसका ये रेट है और इतनी क्वांटिटी है। ठीक है, हर लेटर में देखो जो लेटर का जो फॉर्मेट स्ट्रक्चर होता है ना वो कभी भी फिक्स नहीं होता, स्ट्रिक्ट नहीं होता, वो सिचुएशन और नीड के हिसाब से आपका बदलता है। लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ और ये कहाँ दे रखे हैं, 11th क्लास के एनसीईआरटी में जाइए, वहां से आपको मिल जाएगा। किसी भी बुक से नहीं लेना है, कोई भी बुक नहीं पढ़नी है, इन सभी के लिए एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगी तो मैं आपको जो वीडियो में करवा रहा हूँ ना वो ऑथेंटिक है और उसका सोर्स अगर आपको कभी चाहिए होगा ना मुझसे मांग लेना, मैं दे दूंगा। अर्जिंग एक्शन टू बी टेकिंग, अगर आप चाहते हैं कि भाई क्या एक्शन आपके लेटर के ऊपर लिया जाए तो आपको वो क्लियरली मेंशन करना है, या असिस्टेंस आपको चाहिए तो आपको वो क्लियरली मेंशन करनी है। अब फॉर्मल लेटर लिखते टाइम ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं 100%। लेटर का पर्पस क्या है, किस पर्सन को आप एड्रेस कर रहे हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल मुझे एसबीआई बैंक में जाना है और एसबीआई बैंक में जो मैनेजर है ना वो मेरा जानकार है। ठीक है, अब उस मैनेजर का नाम है राजीव शर्मा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई मैं ऐसा जानता नहीं हूँ राजीव शर्मा को। राजीव शर्मा है तो अगर मैं लेटर लिखूंगा तो अगर मैं उसको जानता हूं तो भाई तब भी मैं उसके एड्रेस में उसका नाम नहीं लिखूंगा, क्योंकि ऑफिशियल लेटर में, फॉर्मल लेटर में कभी भी किसी पर्सन का नाम नहीं लिखा जाता। तो मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा कि राजीव शर्मा एसबीआई मॉडल टाउन ब्रांच दिल्ली। ठीक है, दिल्ली आपने लिख लिया। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट है ना गलत है। अगर मैं बात करूँ ना, मुझे याद आ रहा है ये क्वेश्चन आता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उनमें से बोला जाएगा कि इनमें से कौन सा करेक्ट है या कौन सा इनकरेक्ट है। पहला क्वेश्चन, जब भी ऑफिशियल या फॉर्मल लेटर लिखा जाता है तो हमेशा किसको लिखा जाता है, वो हमेशा किसको लिखा जाता है, उस व्यक्ति की पोस्ट जो है, पोस्ट स्पेसिफाइड को या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को लिखा जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। टोन हमेशा अडॉप्ट करनी चाहिए। टोन मैंने पीछे जाके बता दी थी, फ्रेंड को लिख रहे हैं तो कैसा होगा, न जिसको आप बिल्कुल भी नहीं जानते उसको लिख रहे हैं तो कैसा होगा। तो टोन हम हमेशा स्पेसिफाई करेंगे। कंप्लीटनेस ऑफ मैसेज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि आप एक लेटर लिख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछ लिया जाता है इनमें से कौन से फॉर्मल लेटर राइटिंग के जो है करेक्टरिस्टिक्स नहीं है या करेक्टरिस्टिक्स हैं। कंप्लीटनेस ऑफ लेटर होना चाहिए। कंप्लीटनेस ऑफ लेटर का मतलब क्या है, जो आप मैसेज कन्वे कर रहे हैं उस मैसेज को कभी भी अधूरा ना लिखें। अगर वो अधूरा है तो वो लेटर इनकम्प्लीट माना जाता है और कोई भी होगा मेरे जैसा होगा तो कचरे में फेंक देगा। एक्शन रिक्वायर्ड, अगर आपको उस लेटर से रिगार्डिंग, फॉर एग्जांपल शिकायत आपने कोई की है, कंप्लेन आपने कोई की है, या भाई कोई सामान आपने मंगवाया है, ठीक है, कोई फॉर्मल लेटर से, तो आपको अगर उस जो आपने मैसेज भेजा है उस लेटर के बिहाफ पे आपको कोई एक्शन करवाना है तो वो एक्शन स्पेसिफाइड और क्लियरली मेंशन होना चाहिए, अनएम्बिगुअस होना चाहिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए, स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए आपके लेटर के अंदर। कंसाइजनेस ऑफ एक्सप्रेशन, भाई वर्बोज, मैंने बोला वर्बोज बिल्कुल भी लेटर नहीं हो सकता, ये वर्ड पेपर में आएगा ही आएगा। वर्बोसिटी आपके लेटर में नहीं होनी चाहिए। आपका लेटर टू द पॉइंट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। बात समझ में आई? ठीक है, हमने अभी तक कंटेंट देख लिया कि कैसा कैसा लेटर होना चाहिए। अब क्या क्या उस लेटर के अंदर आती हैं। टिपिकल फॉर्मेट में सबसे पहले नेम आता है और एड्रेस आता है। अगर आप कोई कंपनी है या स्कूल है या यूनिवर्सिटी है या भाई कोई बॉडी है, ऑफिशियल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, तो उनके लेटर पैड्स होते हैं। ठीक है, उनके लेटर पैड्स के ऊपर
पहले से ही मेंशन होता है कि उनका एड्रेस क्या है, कहाँ पे ये ऑफिस है, कहाँ पे ये बॉडी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है या कहाँ से ये लेटर आया है, उनका क्लियरली मेंशन होता है। लेकिन अगर आप लेटर भेज रहे होते हैं तो आपको भी अपना नाम और सेंडर एड्रेस आपको लिखना ही लिखना है। सबसे पहली चीज जो लेटर के ऊपर रखी जाती है, किसने ये लेटर भेजा है। अगर लेटर को जिसको आप भेज रहे हैं उसका ही एड्रेस आपने लिख दिया और आप वो क्या हो जाएगा, आपको माना जाता है ये अनोनिमस माना जाता है उस लेटर को। उस लेटर को अगर आपने खुद का, यानी कि अगर सेंडर एड्रेस नहीं मेंशन है, सेंडर्स एड्रेस नॉट मेंशनड, ठीक है, नॉट मेंशनड, तो पेपर में आ सकता है, तो उसको कैसा एड्रेस माना, कैसा लेटर माना जाएगा, उसको माना जाएगा एनोनिमस। एनोनिमस यानी कि जिसका कोई करता धरता नहीं है, नहीं पता किसने भेजा है, ठीक है, अननोन है कोई, तो एनोनिमस लेटर आपको नहीं लिखने हैं। फिर लिखना है नेम एंड एड्रेस ऑफ एड्रेसी, जिसको आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको लिखनी है डेट। अच्छा, डेट लिखनी है ना, तो डेट का फॉर्मेट क्या होता है, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेट का फॉर्मेट क्या होता है, डेट कैसे लिखनी है आपको, देखो 2 या 3 सबसे जो पिक किया जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये पेपर में आ जाएगा कि इनमें से लेटर की डेट फॉर्मेट कौन सी नहीं है, ठीक है। अगर आपने मेंशन कर सकते हैं, सबसे इजी तरीका वो क्या होता है, सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे, उसके बाद मंथ नेम मेंशन करेंगे और उसके बाद ईयर मेंशन करेंगे। डेट के अंदर कुछ बातें याद रखनी है, ना तो अब्रीविएशन का यूज करना है, अब्रीविएशन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। अब्रीविएशन जिसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, एब्रीविएशन का यूज नहीं करना है। इम्प्रॉपर फॉर्मेट का यूज भी नहीं करना है, इम्प्रॉपर फॉर्मेट का भी यूज नहीं करना है, ठीक है। डेट मंथ ईयर सबसे इजी होता है, जैसे कि मैंने बोल दिया 14 मई 2023, तो ये सबसे आसान तरीका होता है। पूरा मंथ का नाम पूरा लिखेंगे, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऐसे लिख दिया ना 14 सेप 2023, ये जो फॉर्मेट है ना, ये गलत है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई ये चीज, ठीक है। दूसरा जो फॉर्मेट होगा ना, वो क्या होगा, मई 14, 2013, ऐसे लिख सकते हैं। थर्ड जो फॉर्मेट होगा वो क्या होगा, मई द 14th, ऐसे भी लिख सकते हैं आप 2023। अच्छा, अगर ऐसे लिख देना द 14th में 2023, ये जो है ना, ये गलत हो जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना है, इम्प्रॉपर फॉर्मेट नहीं लिखना है, ठीक है। अच्छा, एक ये फॉर्मेट होता है 14/5/023, भाई ये भी नहीं लिखना है, आप पूरा लिखें 14 में मंथ का नेम और उसका ईयर, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्लियरली मेंशन होना चाहिए। सब्जेक्ट के 2-3 आपके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कॉलन लगाएंगे और सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आप ये कॉलन का यूज ऑफ कॉलन करते हैं हम, यूज ऑफ कॉलन, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। और ये इंपेरेटिव सेंटेंस में यूज करें तो ज्यादा बेटर है, इंपेरेटिव सेंटेंस में यूज करें तो ज्यादा बेहतर है, या नहीं तो सिर्फ एक ही होना चाहिए, ये प्रिसाइज होना चाहिए। सॉरी, ये स्पेलिंग ठीक कर लेना इसकी, प्रिसाइज होना चाहिए, ठीक है। कहाँ गया भाई पेन, ये प्रिसाइज होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल है ना। जो आपका लेटर जिससे रिलेटेड है उसका हमें यूज करना है, और कभी भी ऐसे वर्ड्स का यू आर रिक्वेस्टेड, ऐसे वर्ड्स का यूज कभी भी इसके अंदर नहीं करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। मोड ऑफ एड्रेस क्या ना, मोड ऑफ एड्रेस और सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन यानी कि जब आप लिखते हैं ना सर, मैडम और ये, अच्छा, एड्रेस लिखें, डेट लिखें, नो यूज ऑफ कोमा, नो यूज ऑफ कोमा, किसी के बाद में कोमा का यूज नहीं करेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो,
मोड ऑफ एड्रेस क्या होगा, देखो जब आप बिल्कुल स्ट्रेंजर को लिख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तीनों के तीनों, याद रखना, बहुत ज्यादा बार यही आते हैं पेपर में। जब आप टोटल स्ट्रेंजर हैं, बिल्कुल भी आप नहीं जानते किसको आप लिख रहे हैं, उनका नाम भी नहीं पता है, तो आप सर या मैम का यूज करेंगे, सर या मैडम पूरा लिखेंगे। डियर का यूज कर सकते हैं, डियर का यूज बहुत सारे मिथ है कि अगर आप उसको नहीं जानते तो डियर का यूज नहीं करता, बहुत सारे टीचर्स ऐसा पढ़ाते हैं, नहीं, डियर का यूज किया जा सकता है, डियर का यूज आप करेंगे। अगर आप नहीं जानते हैं किसी को, आपको नाम नहीं पता है, फॉर एग्जांपल आपको लिखना है कमिश्नर ऑफ तमिलनाडु, हमें क्या पता यार कमिश्नर ऑफ तमिलनाडु कौन है, हमें हमें तो नहीं पता, हमें अपने स्टेट का ही मुश्किल से पता होता है, ठीक है। अपने तो कमिश्नर के बाद लिखेंगे, तो उस पोस्ट को लिख रहे हैं तो सैल्यूटेशन क्या देंगे हम, डियर सर या मैम दे देंगे, ठीक है। अब जब हम उस आदमी का नाम जानते हैं, जैसे मैंने अभी अभी एक एग्जांपल दिया था, तो राजीव शर्मा, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दिया था, तो यहाँ पे हम सैल्यूटेशन के अंदर उसका नाम डाल सकते हैं, और वो भी ये आपका फर्स्ट नेम होता है अगर किसी को नहीं पता है, और ये आपका लास्ट नेम होता है अगर किसी को नहीं पता है, ठीक है। ये लास्ट नेम होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, सरनेम बोलते हैं, ठीक है। कभी भी सैल्यूटेशन के अंदर फर्स्ट नेम का यूज ना करें, सिर्फ और सिर्फ किसका यूज होता है, लास्ट नेम का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दे रखा है, डियर डॉक्टर सिन्हा, ठीक है, तो अगर सर मैम का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं, आप उसका नाम लिखना चाहते हैं क्योंकि आप पर्सनली उसको जानते हैं, तो आप लिख सकते हैं डियर डॉक्टर सिन्हा, यानी कि आप उसका रेजिग्नेशन देंगे, मिस्टर है, मिसेस है या डॉक्टर है, जो भी वो लगाते हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट देंगे उसको, और फिर उसके बाद आप लगाएंगे उसका सरनेम, सरनेम लगाएंगे, फर्स्ट नेम का यूज नहीं करेंगे। फर्स्ट नेम का यूज सिर्फ और सिर्फ इन पर्सनल लेटर्स में होता है, जब हम अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स का को वो लेटर भेजते हैं, ठीक है। When writer knows the address personally and to share a semi formal relation, अब यहाँ पे फर्स्ट नेम का भी मैंने बताया, यहाँ पे फर्स्ट नेम का यूज होगा जब हम उसको पर्सनली जानते हैं और हमारे व्यवहारिक रिश्ते फ्रेंडली हैं, ठीक है, फॉर्मल नहीं है, फ्रेंडली है, तो हम फर्स्ट नेम का यूज करेंगे, लास्ट नेम का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल डियर राजीव, जैसे मेरा दोस्त है तो मैंने उसको लिख दिया डियर राजीव, ठीक है। या इनफॉर्मल लेटर में ज्यादातर ये सैल्यूटेशन का यूज करते हैं, सैल्यूटेशन के बाद हमेशा कोमा का यूज ऑफ कोमा होता है। यूज ऑफ कोमा कहाँ होता है लेटर में, सिर्फ और सिर्फ सैल्यूटेशन के बाद, सैल्यूटेशन यानी कि हम जब उसको एड्रेस करते हैं। अब रेफरेंस टू प्रीवियस कोरेस्पोंडेंस, अच्छा अगर आपने पहले से लेटर भेज रखा है ना, तो इसकी जगह होती है सैल्यूटेशन के बाद। अभी मैं बताऊंगा रेफरेंस कहाँ होता है, देखो मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये एनसीईआरटी का एक लेटर दे रखा है, फॉर एग्जांपल ये आपका हो गया एड्रेस आपका सेंडर का, ठीक है, ये आपका एड्रेस हो गया एड्रेसी का, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये आपका हो गया सब्जेक्ट, देखो यहाँ पे बीच में आ गई डेट, और उसके बाद आ गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया डियर मिस्टर थॉमस, ये आपका आ गया सैल्यूटेशन, ठीक है। सैल्यूटेशन आने के बाद अगर आपने कोई लेटर पहले लिखा है तो उसके बाद आता है रेफरेंस, कि किस लेटर नंबर पे किस डेट को कौन सा लेटर नंबर आपने भेजा था, तो यहाँ पे दिया जाता है रेफरेंस। या जब ऑफिशियल बॉडी से कोई लेटर आता है ना, ठीक है, जैसे कि हमारा, जैसे कि अगर आप स्कूल में जैसे आप जाओगे, हरियाणा बोर्ड से कोई लेटर आ गया और आपको उसका रिप्लाई देना है, तो सैल्यूटेशन के बाद रेफरेंस देना है कि किस लेटर का ये रिप्लाई है, कौन सा लेटर नंबर है जिसका ये रिप्लाई है, तो वहां पे भी रेफरेंस दिया जाता है, ठीक है। तो रेफरेंस हो गया जब हमें रिप्लाई करना होता है या देना होता है, पहला कौन सा लेटर हमने लिखा था, फाइल नंबर क्या थी उसकी, वो सारी चीजें। उसके बाद कंटेंट आता है, कंटेंट के बारे में हमने बात कर दी, अनएम्बिगुअस होना चाहिए और आपका टू द स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। कंटेंट में जो चीजें हैं ना वो यूज होनी चाहिए सिंपल लैंग्वेज का, वर्बोस नहीं होना चाहिए, ज्यादा शब्दों का यूज नहीं किया जाना चाहिए।
और ये लिखा जाता है पैराग्राफ्स में। पहले पैराग्राफ में आपने अपने आप को इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसका कोर मेन प्रॉब्लम बताई, आखिरी में आप क्या चाहते हैं। देखिए इस तरीके से फॉर्मेट चलता है। आपने इंट्रोडक्शन दिया प्रॉब्लम का या भाई अपना, उसके बाद भाई क्या आप उस लेटर में बताना चाहते हैं, मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन बॉडी इसके अंदर आती है, उसके बाद उसके रिगार्डिंग आप क्या एक्शन चाहते हैं। ये आपके पैराग्राफ का सीक्वेंस होता है, ठीक है। उसके बाद कम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है, डायरेक्टली लिखेंगे थैंक यू, विद रिगार्ड्स, विद बेस्ट विशेस, होप टू सी यू सून, होप टू रिसीव एन अर्ली रिप्लाई। ये सभी आपके कम्प्लीमेंट्री क्लोज होते हैं। और उसके बाद आपको कम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद लिखना होता है योर सिंसियरली, योर्स ट्रूली और योर्स फेथफुली। याद रखना योर्स में कई बच्चे अपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं, बिल्कुल गलत है। ये एक आपका पोसेसिव प्रोनाउन है, जो यूं का यूं लिखा जाता है, ये आपका क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है। ये आपका क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है और इसके अंदर अपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं होगा। अब सिंसियरली अलग जगह यूज होता है, ट्रूली अलग जगह यूज होता है, फेथफुली अलग जगह यूज होता है। दो तो मैं अभी बता दूंगा आपको, लेकिन ये ट्रूली वाला है ना, आपको पता करना है। अब मैं बात करूँ ना, सीबीएसई में मैं ड्यूटी दे रहा था 2020 में कोविड के टाइम पे, तो एक बच्चे ने मुझसे ये पूछा था, सर ये सिंसियरली भी दे दिया, ट्रूली भी दे दिया, फेथफुली भी दे दिया, हमें तो तीनों पढ़ाए गए हैं, तो इसमें मैं क्या करूं। ये लेटर दे रखा है कि ये क्वेश्चन आता है, ये लेटर दे रखा है सर, ये दे रखा है कि आपको ना डीसी को लेटर लिखना है, डीसी को लेटर लिखना है कि भाई ये रोड टूटा हुआ है, आप बताइए सिंसियरली लिखोगे, ट्रूली लिखोगे या फेथफुली लिखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे भाई, ठीक है। जब भी हम किसी को एड्रेस करते हैं ना डियर सर से, डियर मैम से, डियर सर या मैम से, देखो यहाँ पे जब हम सर या मैम का यूज करते हैं, यानी कि हमें उनका रियल नेम नहीं पता होता, एक्चुअल नेम नहीं पता होता, यानी कि हमें उनका नेम नहीं पता है, हम उनकी पोस्ट को रेफरेंस दे रहे हैं। जब हम उसकी पोस्ट को रेफरेंस देते हैं एड्रेस के अंदर, ठीक है, और सैल्यूटेशन के अंदर, तो यहाँ पे जब भी हम यूज करते हैं ना, तब हम किसका यूज करते हैं, जब भी हम पोस्ट को रेफरेंस दे रहे होते हैं, तो जो यहाँ पे हम यूज करते हैं फेथफुली का। इस बात को याद रखना, किसका यूज करते हैं, फेथफुली का यूज करते हैं। और जब भी हम किसी पर्सन के नेम को, जैसे मैंने बताया था ना, डियर मिस्टर शर्मा, ठीक है, या डियर डॉक्टर बालकृष्ण, ऐसे जब हम किसी का नाम लिखते हैं सैल्यूटेशन में, तो वहां पे यूज होता है सिंसियरली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक क्वेश्चन में, देखो सब कुछ तो मैं आपको कभी एक क्वेश्चन को मैं आपको 100% देता हूँ, ट्रूली का यूज आप कहाँ करेंगे, इससे अलग होता है। ये वहम में मत रखना ट्रूली कहीं भी लग जाएगा, नहीं। सिंसियरली को लेटर के हिसाब से आपको ध्यान से देखना चाहिए, तब आपको यूज करना चाहिए। फेथफुली को आपको देखना चाहिए कहाँ पे, कौन से सैल्यूटेशन का। हमेशा जो ये एड्रेस किया जाता है ना, क्लोज करने के बाद, आपने क्लोज कर दिया, थैंक यू बोल दिया, उसके बाद जब आप एड्रेस करते हो, अपने सैल्यूटेशन के हिसाब से इसको यूज किया जाता है, याद रखना। जैसे इनफॉर्मल लेटर में जब आप बोल, फॉर एग्जांपल मैंने अपनी सिस्टर को लिखा कि डियर सिस्टर, तो वहां पे योर्स लवली आ जाएगा सैल्यूटेशन। वो तो पर्सनल लेटर का बहुत इजी होता है, लेकिन ये फॉर्मल लेटर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल लेटर जो होते हैं वो सारे के सारे लेफ्ट अलाइन होते हैं, और ये NCERT की लाइन है, यानी कि अलाइनमेंट अगर आपसे पूछे कि ये हमारा पेज है, अलाइनमेंट समझो क्या होता है अलाइनमेंट। ये पेपर की लेफ्ट साइड होती है और ये पेपर की राइट साइड होती है, ये होगी लेफ्ट साइड और ये होगी आपकी राइट साइड, ठीक है। पेपर की लेफ्ट साइड में ही सारी चीजें अलाइन होगी, सेंडर एड्रेस भी लेफ्ट साइड में होगा, रिसीवर्स एड्रेस भी, डेट भी, सैल्यूटेशन भी, सब्जेक्ट भी लेफ्ट से शुरू होगा, और रेफरेंस भी लेफ्ट में लिखा जाएगा, नीचे कम्प्लीमेंट्री क्लोज भी लेफ्ट में होगा, और नीचे सैल्यूटेशन का जो कम्प्लीमेंट करेंगे हम, वो भी हमारा क्या होगा, लेफ्ट में होगा, और नीचे सिग्नेचर भी क्या होंगे, लेफ्ट में होंगे। तो जो लेटर्स होते हैं ना आजकल, ये NCERT की लाइन है, आप जाके चेक कर सकते हैं। 11th क्लास के 5th चैप्टर NCERT है, वहां पे आपको सारी चीजें दे रखी हैं। दिस स्टाइल इज फुल ब्लॉक स्टाइल, ये स्टाइल जो होता है फुल ब्लॉक स्टाइल कहलाता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
डेट और सिग्नेचर लेटर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके फॉर्मेट हमेशा बिल्कुल ठीक तरीके से लिखे जाने चाहिए। कभी भी हम कोमा का यूज़ नहीं करते, किस हर लाइन के पीछे सिर्फ कोमा का यूज़ किया जाता है, किसके बाद, सैल्यूटेशन के बाद। सिर्फ सैल्यूटेशन के बाद ही कोमा का यूज़ किया जाता है। डियर सर, डियर मैम, डियर डियर सिस्टर, डियर फादर, ये जब हम यूज़ करते हैं ना, इनके बाद ये सैल्यूटेशन कहलाता है, इनके बाद ही कोमा का यूज़ होता है। कभी भी लेटर की शुरुआत ऐसे मत करो, विद रेफरेंस टू योर लेटर डेटेड 10 जनवरी, नहीं, ये गलत फॉर्मेट होता है। बिल्कुल भी ये तू तड़ाक करके बात लेटर में नहीं करनी है। आपको हमेशा टोन जो होनी चाहिए ना, वो आपकी पोलाइट होनी चाहिए। यानी कि क्या यूज करना है आपको, आई वॉज ग्लैड टू रिसीव योर लेटर ऑफ 10 जनवरी, वी आर हैप्पी टू नोट फ्रॉम योर लेटर दैट गुड्स हैव रीच्ड यू। हमेशा पोलाइट लेटर के लैंग्वेज का यूज करना है। कभी भी पार्टिसिपल फॉर्म यूज नहीं करनी है। क्लोजिंग, जब हम क्लोजिंग करते हैं लेटर की, कंप्लीमेंट क्लोज करते हैं, तो कभी भी पार्टिसिपल फॉर्म का यूज नहीं होना चाहिए। पार्टिसिपल फॉर्म शुड बी अवॉइडेड। बहुत सारे बच्चे लिखते हैं, मैं ये डेफिनेटली कहता हूं कि 90% बच्चे थैंकिंग यू लिखते हैं। और थैंकिंग यू मैं ये कहता हूं कि बहुत सारे टीचर ये पढ़ाते हैं, लेकिन गलत होता है मेरे भाई। थैंकिंग यू, अवेटिंग योर रिप्लाई, ये गलत होता है। कभी भी आप पार्टिसिपल फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, हमेशा यूज करना चाहिए इम्पेरेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस का। थैंक यू आएगा, थैंकिंग यू बिल्कुल लेटर में ये करना गलत है। थैंक यू, वी आई अवेट लुक फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई, ऐसे आप कंप्लीमेंट क्लोज कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये आपके लेटर का फॉर्मेट है। यहाँ पे विद रिगार्ड्स आ गया, योर सिंसियरली आ गया, क्योंकि आपका डियर मिस्टर थॉमस लिखा हुआ था, ठीक है। अगर आपका सर मैम आ जाता तो फेथफुली आ जाता, यही करवाया है मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद आपके सिग्नेचर आ गए, कि आपका सिग्नेचर का मतलब आपका नाम आ गया, ठीक है, नाम आ गया। अगर आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हैं तो आपका पोस्ट का नाम भी आ जाता है सिग्नेचर में। तो ये आपका लेटर राइटिंग का फॉर्मल बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ से लिया गया है, सारा रेफरेंस एनसीईआरटी से है। इससे ज़्यादा फॉर्मल लेटर के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अब बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर के। इनफॉर्मल लेटर यानी कि इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज होगा, सीधी सी बात है। इनफॉर्मल लेटर ऐसे लिखते हैं जैसे हम सामने बैठ के बात कर रहे हैं, कोई उसमें है ना फॉर्मल सैल्यूटेशन की जरूरत नहीं होती। जैसा आपका व्यवहार उस बंदे के साथ है, उस आपके रिलेटिव फ्रेंड या आपके परिवार के साथ है, डायरेक्टली उसी तरीके से बात करना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अपनी वाइफ को लेटर लिख रहे हैं तो आप लिख रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि आप अच्छी होंगी, मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। ऐसे फिल्मों में दिखाया जाता है, ऐसा लेटर में नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा उसी फॉर्मल इनफॉर्मल लैंग्वेज में बात करनी चाहिए लेटर के अंदर, जिसके साथ जैसा आपका रिलेशन है। यानी कि जो पर्सनल लेटर होता है ना, ये इसका जो फॉर्मेट होता है ये फ्लेक्सिबल होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेंडर एड्रेस यहाँ पे लिखा जाए। यहाँ पे सिर्फ आपका नाम लिख के भी काम हो सकता है, या प्लेस लिख के भी काम हो सकता है, ठीक है। वी मस्ट जस्ट राइट नेम ऑफ योर सिटी ऑन द टॉप एंड फॉलोड बाय डेट। सिर्फ इतना लिख दीजिए, सिटी का नाम लिख दीजिए और अपडेट लिख दीजिए। अगर आपके रिलेटिव वहां रहते हैं कि उनको ऑलरेडी पता चल जाता है, जैसे कि मेरे मामा दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली से लेटर आया है, इनफॉर्मल लेटर है, पर्सनल लेटर है, तो ऑब्वियसली वहां से मेरे रिलेटिव का ही आया होगा। पर्सनल लेटर जो लिखे जाते हैं वो फ्रेंड, रिलेटिव या अपने जो करीबी होते हैं उनके बारे में लिखा जाता है। कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, कंडोलेंस देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, थैंक्स बोलने के लिए, इनविटेशन देने के लिए, ये सारे मैंने पहले ही डिस्कस कर दी। लेस फॉर्मल होता है, और हम उस बंदे से बात कर रहे, तो उस पर्सन से बात कर रहे होते हैं जैसे वो सामने हमारे बैठा है, कि ना कि हम ऐसे फॉर्मेलिटी कोई दिखा रहे होते हैं, ठीक है। जो लैंग्वेज होती है ना, वो ओकेजन को सूट करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि है ना आप कंडोलेंस लेटर लिख रहे हैं किसी डेथ के ऊपर और उसमें आप खुशी जाहिर कर रहे हैं कि भाई मैंने तो कार ले ली और तेरे बाप की मौत का सुन के मुझे दुख हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेटर जो है ना, कन्वर्सेशन का एक पार्ट होता है। बेसिकली पेपर के जरिए जो कन्वर्सेशन होता है, जो सेंडर होता है वो कन्वर्सेट करता है, कन्वर्स करता है किसके साथ, रिसीवर के साथ। फिर रिसीवर कन्वर्स करता है सेंडर के साथ, ये अपना आइडियाज या बातें बोलता है, फिर ये अपने आइडियाज या बातें जिसको रिप्लाई में देता है,
ठीक है, बिना किसी फॉर्मेलिटी के होना चाहिए, विदाउट ए प्रॉपर फॉर्म होना चाहिए, ये सारी बातें मैंने बता दी। सीक्वेंस जो है वो अरेंज सूटेबल पैराग्राफ में अरेंज होनी चाहिए, जो बातें वो कहना चाहता है, बोलना चाहता है, वो ऐसा होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए। इसमें भी देखो लेटर कोई भी हो, फॉर्मल या इनफॉर्मल, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। इसके 5 पार्ट होते हैं, सारी चीजें मैंने बता दी है। हेडिंग होगी, सैल्यूटेशन हो गया, ग्रीटिंग में जैसे जैसे अपनी वाइफ को लिख रहे हैं माय लव लिख दिया, या अपनी बहन को लिख रहे हैं तो डायरेक्टली ये लिख दिया, जैसे डियर, डियर बहन का नाम लिख लीजिए, जैसे कि मैंने लिख दिया डियर युक्ति। ठीक है, बॉडी में जो भी आप बात करना चाहते हैं कम्प्लीमेंट्री क्लोज में, जैसे कि आप लिख सकते हैं योर लवली ब्रदर, योर लवली ब्रदर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और सिग्नेचर आपका नाम। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया। सिटी होगी, डेट हो गई, डियर सुजाता उसका सैल्यूटेशन हो गया, आपकी बॉडी हो गई, बाय बोल दिया उसने, कोई फॉर्मेट नहीं होता बाय का, लिखे तो लिख, ना लिखें तो ना लिखें। योर अफेक्शनेटली, ये अफेक्शनेटली क्या है मतलब डियर ही होता है। ठीक है, विद लव, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, और आपका सिग्नेचर। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके लेटर राइटिंग से। मैं ये मान के चलता हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहा होगा जो लेटर राइटिंग से आपका बाहर आ सकता है। इस वीडियो को जितनी बार देखना चाहे देखें। आज के लिए इतना ही। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो क्वेश्चन वर्ल्ड क्लासेस ऐप को डाउनलोड करिए, और इसकी प्रैक्टिस करनी है तो आप परचेज कर सकते हैं टेस्ट सीरीज। थैंक यू।